नमस्कार, वीकेंड के खास शो चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। कितने ट्रंप? आज हम इसी सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। निदा फाजली साहब का एक मशहूर शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। लेकिन निदा फाजली को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानने वाला शख्स एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर घूमता होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखकर तो वही तस्वीरें सामने आती हैं। आखिर कौन सा ट्रंप सही है? अपनी जेब में डॉलर भरने वाले ट्रंप, या नोबेल पुरस्कार के लिए तड़पते हुए ट्रंप, या फिर एप्स्टीन फाइल से मकर जाल में फंसे हुए ट्रंप, या फिर ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के साथ मिलकर बंदूक लहराने वाले ट्रंप? इन सवालों का जवाब आपको ईरान के खिलाफ मचे युद्ध के मैदान में ले जाएगा। अमेरिकी समय से 1 अप्रैल को रात 9 बजे यानी सुपर प्राइम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों से मुखातिब हुए। 20 मिनट के अपने संबोधन में ट्रंप ने शांति के लिए युद्ध वाली अपनी नीति को दोहराया और कहा कि यह युद्ध अभी 2 से 3 हफ्ते तक चल सकता है। हम अगले 2-3 हफ्तों में उन्हें बेहद जोरदार और कठोर तरीके से मारेंगे। 28 फरवरी को जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो अमेरिका इजराइल के पक्ष में न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि लड़ता हुआ दिखा। बावजूद इसके ईरान आज भी अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहा है। इस बीच 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन बहुत कुछ गवाकर भी ईरान ना झुका ना रुका। वो अमेरिका और इजराइल से लगातार लोहा लेता रहा। इससे ट्रंप इतने बौखला गए कि उन्होंने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे दी। हम उनको फिर से पाषाण युग में भेज देंगे जहां से वो है। इन सब के बीच चर्चाएं चल रही हैं। शासन परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था, लेकिन शासन परिवर्तन हुआ क्योंकि उनके वास्तविक लीडर्स मारे गए। समय समय पर दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ने का अमेरिका का पुराना इतिहास है, लेकिन ईरान युद्ध में ट्रंप फंस गए दिखते हैं। इसीलिए राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने जो कुछ कहा वैसी बातें पिछले कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर बार बार कह चुके हैं। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान के साथ छिड़ा युद्ध कोई सबसे लंबा युद्ध नहीं है। इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयां अमेरिका लड़ चुका है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ट्रंप के संबोधन के बावजूद बचा रहा। सवाल नंबर 1, युद्ध किस दिशा में जा रहा है और इससे निकलने के लिए अमेरिका के पास रास्ता क्या है? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध को चलाने या रोकने को लेकर एक धरातल पर खड़े हैं? सवाल नंबर 3, अगर हैं तो फिर विरोधाभासी बयान क्यों आते हैं? सवाल नंबर 4, उस 15 सूत्रीय शांति योजना पर ट्रंप क्यों मौन रह गए जिसे व्हाइट हाउस ने कुछ दिनों पहले ईरान के सामने रखा था? सवाल नंबर 5, क्या अमेरिका यूरेनियम भंडार को वापस लेने की अपनी मांग से पीछे हट रहा है? संबोधन में हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का कोई ठोस और स्पष्ट रुख क्यों नजर नहीं आया? सवाल नंबर 7, क्या ईरान युद्ध और खासकर हॉर्मुज संकट में ट्रंप ने सहयोगी देशों को अकेला छोड़ दिया? सवाल नंबर 8, खाड़ी क्षेत्र में हजारों मरीन और पैरा ट्रूपर्स क्यों पहुंच रहे हैं और वो वहां क्या करने वाले हैं? सवाल नंबर 9, अगर ट्रंप को लगता है कि यह युद्ध एक निवेश है तो इस निवेश की कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? और सवाल नंबर 10, क्या ट्रंप अमेरिका में ही यानी अपने घर में ही घिर गए हैं? ये अकारण नहीं है कि ट्रंप अमेरिका की बेहतरी के नाम पर अपनी बंदूकों में कारतूस भरते जा रहे हैं। हम शुरू से क्लियर थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तब तक चलेगा जब तक हमारे सारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। जो प्रोग्रेस हमने की है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हम अपने सारे लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा करने के लिए सही ट्रैक पर हैं। कई बार कांपता कलेजा ज्यादा युद्ध घोष करता है। डरा हुआ दिल वीरता की बातें कई बार ज्यादा करने लगता है। ट्रंप आज भले दुहाई दे रहे हैं कि अमेरिका ने इतिहास में कई युद्ध ईरान से भी ज्यादा लंबे समय तक लड़े हैं,
लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये बताना भूल जाते हैं कि उन्होंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान के सर्वनाश की मुनादी कर दी थी। और ईरान को देखिए कि अमेरिका से लेकर इजराइल के खिलाफ न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि उनके सैनिकों के छक्के भी छुड़ा रहा है। ट्रंप जहां अमेरिका के लोगों को यह बता रहे थे कि युद्ध छेड़कर उन्होंने कितना बड़ा पराक्रम किया है, उसी वक्त ईरान ट्रंप को बता रहा था कि कमजोर और कायर दोनों समानार्थी शब्द नहीं होते। ट्रंप के अमेरिका के नाम राष्ट्रीय संबोधन के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसके बाद जॉर्डन के आसमान में आग और धुएं का गुबार भर गया। इससे अमेरिका और इजराइल की दिक्कतें इसलिए बढ़ गईं कि ईरान में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग जॉर्डन और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के आसमान से होकर गुजरता है। कि ईरान एक बहुत ही सक्षम, धनी और बड़ा देश है। तो अमेरिका की और इजराइल की ऐसे किसी सक्षम देश से पिछले 35-40 सालों में लड़ाई हुई नहीं है। अमेरिका की 2 बड़ी लड़ाइयाँ इराक में हुई, अफगानिस्तान में हुई। इराक और अफगानिस्तान वैसे ही बड़े दबे कुचले मुल्क थे। ईरान फाइनेंशियली तौर पे, नेशनल आर्मी के तौर पे बड़ा ही केपेबल स्टेट रहा और उसकी ज्योग्राफी बहुत मायने रखती है। तो मेरे ख्याल से इसे हम कह सकते हैं ईरान की जियोपॉलिटिकल, जिसे एक टेरिटोरियल वैल्यू कहते हैं, उसकी वजह से ईरान एक ताकतवर देश है। और उस ताकत का अनुमान अब ईरान की इस लंबी लड़ाई से सबको लग रहा है कि ईरान उतनी आसानी से हराई जाने वाली चीज नहीं है। इस बीच एक प्रमुख अमेरिकी थिंक टैंक ने जो कुछ कहा है उससे अमेरिका की तैयारी और युद्धक साजो सामान पर सवाल या निशान उठने लगे हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हथियार रिजर्व दबाव में हैं। इन सब के बीच अमेरिका के हथियार स्टॉक में कमी की रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप के लिए ऐसी उलझनों का दौर आया है कि देश में विरोध है और सहयोगी देशों में भी प्रतिरोध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध उनका नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन ही अमेरिका से खफा हो। बात इतने तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ब्रिटेन ग्लोबल हॉर्मुज समिट के जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने में ही जुट गया है। एक तरफ ब्रिटेन का विरोधी तेवर है, दूसरी तरफ नाटो के देश भी ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब तक जिन जिन देशों ने साफ तौर पर ट्रंप को रेड सिग्नल दिखाया है उनमें स्पेन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। ट्रंप के खिलाफ यूरोप और नाटो के देशों का क्या रुख है, इसको समझने के लिए आप इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को सुनिए। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को कितना बड़ा झटका दिया है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि इटली ने अमेरिका को सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया। इटली के सिसिली आइलैंड पर वो सिगोनेला मिलिट्री बेस स्थित है। अमेरिका उस मिलिट्री बेस से बॉम्बर को मिडिल ईस्ट भेजना चाहता है। बल्कि इससे पहले स्पेन ने भी ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकाबंदी से दुनिया के तमाम देशों का अब अमेरिका और इजराइल से मोह भंग होता जा रहा है। इजराइल के लिए यह युद्ध अब जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। इसीलिए युद्ध शुरू करने वाले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बताने लगे। ट्रंप के साथ ही इजराइल को लगता है कि ईरान को उसने रोक लिया तो अरब देशों के बीच उसका सिक्का सबके ऊपर चलेगा। लेकिन उसको यह खतरा भी समझ में आता है कि जिस तरह ईरान प्रतिरोध कर रहा है, ये जारी रहा तो खाड़ी के जो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं उनका भी मोहभंग हो सकता है। वैसी स्थिति में अगर खाड़ी के तमाम देश एकजुट हो गए तो और कहीं ईरान की तरफ लामबंद होने लगे तो इजराइल का फिर क्या होगा, ये चिंता उसको भी सताती होगी। दूसरी तरफ ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कितने सैनिक और आर्थिक झटके झेलने पड़ रहे हैं, इसको देखकर ट्रंप को नींद नहीं आती होगी। जब भी उनके सामने नुकसान की एक्सेल शीट रखी जाती होगी, तब अकेले में समझ में उन्हें आता होगा कि युद्ध हमेशा तरक्की के विरुद्ध होता है, चाहे वो माने या ना माने।